विल्फ्रेडो पैरेटो 1848 से 1923। जब जब आधुनिक विचारधारा का इतिहास लिखा जाएगा तब तक उसमें इटालियन सामाजिक विचारक विल्फ्रेडो पैरेटो के नाम को भी सम्मानित स्थान अवश्य ही मिलता रहेगा, क्योंकि उनके बिना यह इतिहास सदैव ही अधूरा होगा। आप अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री दोनों ही थे और दोनों ही क्षेत्रों में आपका अनुदान वास्तव में अनूठा है। आपको समस्त कृतियाँ उनकी असाधारण क्षमता तथा प्रतिभा की ही परिचायक है। पैरेटो की विचारधारा में कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि एक मौलिक तथा अत्यधिक प्रखर वैज्ञानिक मस्तिष्क की ही उपज हो सकती है। इसी कारण इटालियन तथा फ्रेंच अर्थशास्त्री एवं समाजशास्त्री विचारधाराओं में आपका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इटालियन फासिस्टवाद को भी पैरेटो के लेखों या सिद्धांत से पर्याप्त प्रेरणा प्राप्त हुई थी। प्राय वहाँ के फासिस्ट आंदोलन के साथ आपका नाम अति घनिष्ठ रूप में जोड़ दिया जाता है। फासिस्टवाद के इतिहास से स्पष्ट है कि आरंभ में फासिस्टवाद एक सिद्धांत अथवा कार्यक्रम न होकर एक प्रेरणा मात्र ही था। वह देश के युवकों के लिए राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देने वाला एक संदेश था। कहा जाता है कि यह प्रेरणा पैरेटो की कृतियों से प्रचुर परिमाण में इटली की जनता को प्राप्त हुई थी। इसीलिए उन्हें फासिस्टवाद का पैगंबर तक कहकर पुकारा गया। इसका प्रमुख कारण यह है कि आपकी विचारधारा में दृढ़ अधिनायकवाद के पक्ष में एक विशेष झुकाव देखने को मिलता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पैरेटो फासिस्टवाद के पृष्ठपोषक थे। जिन विद्वानों ने पैरेटो ने जीवन तथा कृतियों का सावधानीपूर्वक गहन अध्ययन किया, उनका निश्चित मत है कि पैरेटो को फासिस्टवाद का समर्थक या प्रवर्तक मान लेना अतार्किक तथा अनुचित दोनों ही है। शिक्षा समाप्त करने के पश्चात पैरेटो इटालियन रेलवे में इंजीनियर के पद पर काम करने लगे और फिर 16 वर्ष तक एक लोहा उद्योग में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम किया। इस हैसियत में काम करते समय उन्हें इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ और साथ ही उस समय के अनेक प्रख्यात विद्वानों के संपर्क में आने का भी मौका मिला। केवल इतना ही नहीं, विभिन्न देशों में घूमने के दौरान उन देशों की प्रमुख आर्थिक समस्याओं तथा उनके स्वरूपों के प्रति भी उनकी दृष्टि आकर्षित हुई और पैरेटो उन समस्याओं के विषय में सोचने लगे। इन सब का प्रभाव यह हुआ कि सामाजिक विज्ञान, विशेषकर अर्थशास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया। कुछ ही समय में आपने अपने समय से पहले के अनेक प्रमुख विद्वानों जैसे कॉम्ट, स्पेंसर, डार्विन आदि की कृतियों को पढ़ डाला, परंतु अन्य सभी बातों में तब तक आप एक इंजीनियर ही बने रहे। इंजीनियर का यह पद पैरेटो के अत्यधिक परिवर्तनशील जीवन का प्रथम चरण मात्र था। द्वितीय चरण था अर्थशास्त्री पैरेटो और अंतिम चरण समाजशास्त्री पैरेटो। इंजीनियर के पद पर काम करते समय ही आपकी अपनी विशेष रुचि के कारण पैरेटो अपने समाज के विभिन्न समस्याओं के संबंध में पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे। मजदूरों के वेतन, सरकारी अधिकार, स्वतंत्र व्यापार आदि समस्याओं से संबंधित आपके अनेक लेख प्रकाशित भी हुए। इन समस्याओं के संबंध में, विशेषकर स्वतंत्र व्यापार के विषय में, पैरेटो ने उदार नीति अपनाने के पक्ष में ही राह दी। उनके द्वारा स्वतंत्र व्यापार में उदार नीति का समर्थन इटली की सरकार को अच्छा नहीं लगा और सरकार ने भविष्य में ऐसे लेख न लिखने के लिए उन्हें चेतावनी दी। इसके फलस्वरूप उन्हें लेख लिखने के काम को स्थगित रखना पड़ा। यह भी एक कारण था जिसकी वजह से पैरेटो अपने पिताजी का भांति आदर्शवादी और प्रजातंत्रात्मक न्याय के पक्षपोषक ना बन सके। कुछ भी हो, पैरेटो ने अपने अध्ययन के कार्य को जारी रखा। अर्थशास्त्र में आपकी रुचि उत्पन्न करने का श्रेय
रोम विश्वविद्यालय के राजनीति अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पेंटालिवोनी को था। पेंटालिवोनी उस समय के प्रख्यात अर्थशास्त्री वॉलरस के सच्चे प्रशंसक तथा भक्त थे और उन्होंने वॉलरस के सिद्धांत के बारे में लिखा भी था। पहल वॉलरस के सिद्धांत से पेरेटो बिल्कुल ही प्रभावित नहीं थे, परंतु जब उन्होंने पेंटालिवोनी के लेखों को पढ़ा तो पेरेटो वॉलरस के प्रति अत्यधिक आकर्षित हुए, विशेषकर उनके आर्थिक संतुलन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम से वे बहुत प्रभावित हुए। वॉलरस के प्रति अपने विचारों में इस प्रकार के परिवर्तन के बारे में स्वयं पेरेटो ने लिखा है, मैंने वॉलरस को पढ़ा परंतु उनकी कृतियों में मुझे तात्विक तर्कों के अतिरिक्त और कुछ भी ना मिल सका। इस कारण निराश होकर मुझे उनका परित्याग करना पड़ा। परंतु फिर जब मैंने पेंटालिवोनी की पुस्तक में उनके बारे में पढ़ा तो मुझे अपना पहला वाला विचार बदलना ही पड़ा। मैंने वॉलरस की कृतियों का फिर से अध्ययन किया और इस बार मुझे उसमें सोने का स्रोत मिला।